हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग अगले वीडियो किसी और टॉपिक को लेकर अगला वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था और हम दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने आ गए हैं। जिसने पिछली वीडियो देख ली हो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी हो वो देख ले। हम लोग आपके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ पूरी चलाएँगे जब तक ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको वीडियो बनानी है। तो पिछला वीडियो जो था मेरा वो प्रस्तावना टॉपिक पे था और उम्मीद करता हूँ कि वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। जिसने देखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है वो देख ले। और आज का टॉपिक है हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारी कोचिंग का नाम ही है कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग यहाँ पे फैक्चुअल हिस्से पे ज़्यादा ध्यान ना देंगे, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अप्रोच अपनी इस तरह से रखेंगे कि हम कैसे पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पढ़े हुए से क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि अक्सर बच्चे फैक्ट्स के पीछे भागते हैं और उससे एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट है व्हाट टू रीड से ज़्यादा व्हाट नॉट टू रीड, कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेके आपका। तो हमारा टॉपिक है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें पढ़ना है, आर्टिकल 1 to 4। लेकिन हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक समझ ले लेते हैं कि आखिर भाग का मतलब क्या होता है। ये जो आर्टिकल लिखा है अनुच्छेद, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारा जो संविधान है वो एक बुक है। ठीक है, अब बुक में जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के अंदर पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह तो हमारा संविधान है। संविधान के अंदर क्या है, पार्ट्स हैं, भाग हैं। और उन पार्ट्स के अंदर अगर हम जाएं तो पार्ट्स के अंदर क्या है, हमारे चैप्टर या अध्याय हैं। और अगर चैप्टर्स के अंदर हम जाएं तो चैप्टर्स के अंदर हमको क्या मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, अनुच्छेद। और इन अनुच्छेद के अंदर अगर हम जाएं तो हमको क्या मिलेगा, क्लॉज। क्लॉज यानी कि खंड। फिर उन खंडों या क्लॉजों के अंदर जाएं तो हमें क्या मिलेगा, सब क्लॉज। तो ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, इसी के हिसाब से हमको आगे पढ़ना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है भाग 1 या पार्ट 1, तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। अब देखिए, साथ साथ में हमको ये भी देखते चलना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके टॉपिक के नाम से ही बन जाएगा। क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन है। भाग 1 से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाग 2 से आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम देखते जाएंगे। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भाग 1 है उसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की बात की गई है। या क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि आर्टिकल 1 का संबंध किस भाग से है, आर्टिकल 3 का संबंध किस भाग से है। तो इन सारे आर्टिकल्स का संबंध किस भाग से है, भाग 1 से। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, इसमें क्या बात कही गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, तो इसमें देखिए, अब आर्टिकल्स को ध्यान से समझिए। आर्टिकल जो 1 है इसमें अपने देश का नाम क्या बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत। अब यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 1 के हिसाब से भारत का क्या नाम संविधान में बताया गया है। तो क्या नाम बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, फिर शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन क्या है, हिंदी मीडियम वाले समझें कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये संघ का क्या मतलब है, तो देखिए, अमेरिका के संविधान में अमेरिका के लिए फेडरल वर्ड का यूज़ किया गया है और इंडिया के संविधान में इंडिया के लिए यूनियन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आखिर ये फेडरल और यूनियन में अंतर क्या है, इस बात को हमको समझना होगा। यही है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। तो देखिए, जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जो यूनियन वर्ड है, ये संघ वर्ड है, इसका मतलब क्या है और ये अमेरिका से किस प्रकार से भिन्न है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका है वो कई राज्यों के बीच एक कंप्रोमाइज़ का रिजल्ट है, मतलब समझौते का। मतलब जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसमें कई सारी कॉलोनीज थी या कई सारे राज्य थे, सब एक साथ बैठे
सबने समझौता किया कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और अपने ग्रुप को नाम दे देंगे अमेरिका, ठीक है। और इंडिया का जो संघ है वो किसी भी कंप्रोमाइज़ का रिजल्ट नहीं है। ऐसा कोई भी कंप्रोमाइज़ हमारे स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ है कि हम लोग इकट्ठे होकर अपने देश को इंडिया नाम देंगे। मतलब अमेरिका में क्या है, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ है, वो लोग कभी भी चाहें तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में राज्यों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कल को इंडिया से अलग हो जाए। तो ये फ़र्क है इंडिया के यूनियन और अमेरिका के फेडरल में, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आर्टिकल 2 में क्या बात कही गई है कि संसद किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। सपोज दैट कल को कुछ ऐसा बांग्लादेश की तरफ से ऑफर हो जाए कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर दिया गया। तो प्रोसीजर किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 के हिसाब से संसद को ये मतलब पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, वो किसी भी बाहर के क्षेत्र को अपने राज्य, अपने ये देश या अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। अब देखिए, अब इसके नीचे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं, जैसे कि 35th अमेंडमेंट 1974 के द्वारा सिक्किम का विलय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिक्किम का विलय किस संविधान संशोधन के आधार पर भारत में किया गया। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के आधार पे। इसकी पावर का सोर्स क्या है, पावर का सोर्स है आर्टिकल 2। यानी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे, संवैधानिक तरीके से। हमको पावर का सोर्स बताना पड़ेगा कि आखिर हमने कहाँ से देख के ये किया, ऐसे ही थोड़ी कि कुछ भी कर दिया, ठीक है। देश की व्यवस्था कैसे चलती है, संविधान के हिसाब से। तो ये जो संशोधन किया गया 35th अमेंडमेंट 1974 या 35वां संविधान संशोधन 1974, इसकी पावर का सोर्स क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के हिसाब से सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया। फिर एक संशोधन और किया गया 36th अमेंडमेंट 1976। इसके द्वारा सिक्किम को क्या कर दिया गया, सिक्किम को एक नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब अब सिक्किम क्या हो गया, भारत का एक राज्य बन गया। फिर उसके बाद अगर हम करंट में देखें, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है संशोधन, तो 100वां संशोधन 100th अमेंडमेंट 2015 में। इसमें क्या किया गया, इसमें किया ये गया कि बांग्लादेश से सीमा समझौता किया गया। बांग्लादेश को कुछ हिस्सा अपना दिया गया और बांग्लादेश से कुछ हिस्सा लिया गया। लगभग अपने 111 गलियारे जो हैं वो बांग्लादेश को दिए गए और 51 गलियारे या कॉरिडोर जिनको बोलते हैं हम लोग, वो इंडिया में शामिल किए गए, ठीक है। तो इस जो संशोधन किया गया इसका भी सोर्स क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के हिसाब से ये किया गया। फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जो अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 3। इसमें क्या कहा, इसमें क्या दिया गया है, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। मतलब अगर हम कोई नया स्टेट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। जब स्टार्टिंग में स्टेट इंडिया में बने थे तो 14 राज्य थे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और आज हम देखते हैं तो 28 स्टेट्स हो चुके हैं। तो आखिर ये इतने स्टेट कैसे बढ़ गए, क्या प्रोसेस है इनका बनने का। तो आर्टिकल 3 में पूरा प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नए स्टेट्स को बनाने का जो पावर दिया गया वो किसको दिया गया है। पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, पावर किसके पास है, संसद के पास, यानी हमारी पार्लियामेंट के पास है। फिर पार्लियामेंट को क्या क्या पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट किसी राज्य के नाम, सीमा यानी बॉर्डर, क्षेत्रफल यानी एरिया में परिवर्तन, चेंजमेंट कर सकती है। अगर हम लोग यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, कल को पार्लियामेंट चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल सकती है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे योगी जी जो है वो नाम बदला करते हैं, तो कल को मोदी जी का भी मन हो जाए कि यूपी का नाम बदल के कुछ और रख दें, ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रदेश रख दें, तो वो चाहे तो उनके पास ये पावर है, वो संसद में बिल रखवा सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के द्वारा नाम बदलवाने के लिए। सीमा यानी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं और क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, साथ साथ में हमको क्वेश्चंस भी देखते चलना है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि नए राज्य के निर्माण की पावर किसको दी गई है, तो पार्लियामेंट, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि पार्लियामेंट को क्या क्या पावर है, तो नाम बदलने का, बॉर्डर यानी सीमा बदलने का, एरिया यानी क्षेत्रफल बदलने का, 3 चीज़ों का पावर दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, साथ में कोई चौथी चीज़ ऐड कर देगा। तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बात सेट करके रखनी है, सिर्फ 3 चीज़ों का पावर है, नाम बदलने में, सीमा और क्षेत्रफल बदलने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके प्रोसेस की, कि आखिर प्रोसेस कैसे नया राज्य बनेगा। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश। जब भी ऐसा कोई बिल हम पार्लियामेंट में लाएंगे तो हमारे पास राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब पहले से परमिशन होनी चाहिए, ठीक है।
और ये बिल जो होगा वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जैसे हमको पता है हमारे पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम किसी भी सदन या किसी भी हाउस में ये बिल ला सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज क्या करेगा, पूछ देगा कि नए राज्य के निर्माण से संबंधित जो बिल होगा या विधेयक होगा वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ऑप्शन दे देगा, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक लगाएंगे, दोनों, किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा या फिर लोकसभा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, बिल राज्यों को भेजा जाएगा। अब मान लीजिए यूपी से संबंधित एरिया का परिवर्तन करना है या उत्तर प्रदेश से संबंधित नाम का परिवर्तन करना है, तो जो बिल होगा वो उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश अपना सजेशन देगा कि हम क्या चाहते हैं, अपनी राय बताएगा। लेकिन एक जरूरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है, उत्तर या कोई भी स्टेट में जब ये बिल जाएगा तो राज्य जो अपना राय देगा उसको मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्य नहीं है, कंपल्स्ड नहीं है। ठीक है, उसका मन होगा वो मानेगी, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगी। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि राज्य की राय को मानने के लिए संसद बाध्य है। ठीक, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यों में जो बिल भेजा जाएगा उसको मानने के लिए संसद 4 ऑप्शन दे देगा, बाध्य है, बाध्य नहीं है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, बाध्य नहीं है। उसके बाद फिर बिल राज्य में जाएगा, राज्य अपनी राय देगा, फिर राज्य से वापस कहाँ बिल आ जाएगा, सदन में या पार्लियामेंट में, और साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। जैसे साधारण बहुमत का मतलब आधे से एक ज़्यादा, हाउस में जितने लोग बैठेंगे उनकी नंबर काउंट हो जाएगी, उसमें से एक ज़्यादा, इतने वोट अगर मिल जाएंगे तो ये बिल पारित हमारा हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या मतलब है, तो देखिए स्टार्टिंग में जब राज्यों का भारत में विलय हुआ तो एक मांग शुरू हो गई। मांग क्या शुरू हो गई कि सब जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने मांग क्या करना शुरू कर दी कि लैंग्वेज बेसिस पे हमारे स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए। जैसे तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग स्टेट, मलयालम बोलने वालों के लिए अलग स्टेट, मराठी बोलने वालों के लिए अलग स्टेट। ठीक है, तो साउथ इंडिया में तो बहुत भयंकर आंदोलन हुआ, हॉस्टलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में आग लगाई गई। ठीक है, अनशन होने लगे, आंदोलन होने लगे सिर्फ हिंदी के विरोध में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी हम पे थोपी जाए। तो ऐसे ही एक नेता थे, उनका नाम है रामल्लू। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद आंदोलन ने एक नई स्पीड पकड़ ली, बहुत तेज़ी से आंदोलन होने लगा, बड़े बड़े पैमाने पे आगजनी, वायलेंस, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आयोग बनाया, कमेटी बनाई, और कमेटी से कहा कि हमको अपने सुझाव दो कि लैंग्वेज बेसिस पे हमको स्टेट्स को बांटना चाहिए कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट के मन में क्या संशय थी, गवर्नमेंट के मन में संशय थी कि हम अगर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स को बांट दें तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की अखंडता पे खतरा आ जाए, कि मतलब कहीं इंडिया टूट ना जाए। तो उन्होंने कमेटी बनाई। तो कमेटी कब बनी, 1953 से 1955 के बीच में कमेटी ने काम किया और 1955 में अपने सुझाव दे दिए। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इनके सदस्य कौन थे, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपसे पूछ देगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली, और इसके मेंबर्स कौन थे, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। मेंबर्स पे भी आपको उलझा सकता है, एक कोई नए मेंबर का नाम डाल देगा और आपको सिलेक्ट करने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन कौन से इस कमेटी के मेंबर थे, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर तो अब बात करते हैं, ये कमेटी तो बन गई, तो कमेटी ने अब सुझाव क्या दिया। कमेटी ने कहा कि अगर हम प्रशासनिक सुविधा चाहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, हम उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो हमको लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना ही होगा। क्यों भाई, अब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, डीएम बनेंगे। अब मान लीजिए यूपी से कोई डीएम बन गया, ठीक है, अब उसको भेज दिया गया एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सोचिए, आप कल्पना करके देखिए कि उसको कितनी दिक्कत आएगी। अब कोई केस लेके आ रहा है उसके सामने, कोई तो तेलुगु में बात कर रहा है, कोई आ रहा है कोई मलयाली में बात कर रहा है, कोई आ रहा है मराठी में बात कर रहा है, तो प्रशासनिक काम कितने मुश्किल होंगे। अब कोई हमको आदेश है, कोई ऑर्डर आया, उसकी कॉपीज़ हमको ऑफिसर्स में भेजनी है। अब लैंग्वेज अगर एक होगी तो उसी लैंग्वेज में हम टाइप करके भेज देंगे। अब पता लगा 4 तरह के ऑफिस, 4 तरह की लैंग्वेज, ठीक है। तो इस आयोग ने सजेशन क्या दिया, इस आयोग ने सजेशन दिया कि अगर हमको प्रशासनिक सुविधा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमको अच्छे से चलाना है, तो लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स को हमको डिवाइड करना ही होगा। फिर इन आयोग की सिफारिशों को माना गया
और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है पारित हो गया और हमारे सामने 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश आ गए, जिनका निर्माण जो हुआ किसके बेसिस पे हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे। तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य, मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य, मलयाली बोलने वालों के लिए अलग राज्य, हिंदी बोलने वालों के लिए अलग राज्य। ठीक है, तो कितने राज्य हमारे सामने आ गए। अब देखिए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या बनेंगे। तो पहला तो आपसे ये बता दिया मैंने कि अध्यक्ष कौन थे, मेंबर कौन थे, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि जब मतलब कानून आया तो कितने राज्य बने, 14 राज्य बने और कितने बने, 6। स्टार्टिंग में इतने ही थे, फिर किसी राज्य से अलग हिस्सा करके कोई अलग बना दिया, कोई अलग, तो आज हमारे सामने कितने हैं, 28। लास्ट फैक्ट आज की क्लास का एक क्वेश्चन कि सबसे पहले ऐसा कौन सा स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे अलग किया गया। तो आपको याद रखना है अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश, कौन सा स्टेट, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले लैंग्वेज बेसिस पे अलग किया गया। मैंने कहानी आपको बताई कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन चल रहा था और रामल्लू उनकी आमरण अनशन के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आंध्र प्रदेश में आंदोलन बहुत तेज़ी से फैल गया था, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में लैंग्वेज बेसिस पे आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका भाग 1। आर्टिकल 4 इसमें रह गया है। आर्टिकल 4 में कुछ खास बात नहीं है। आर्टिकल 4 में बस इतना कहा गया है कि आर्टिकल 3 के तहत हम जो भी काम करेंगे उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको हम डिस्कस कर लेंगे तब जब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा ये सब। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो पढ़ाया उससे आपको एग्जाम में कोई हेल्प होगी, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और साथ ही मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आज हमारी पहली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे वादा करते हैं हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिससे आपका कंपटीशन में कम से कम जीएस का पोर्शन जो है वो क्लियर रहे। थैंक यू वेरी मच।